आपने और हम सब ने मार्को रूबियो के बयानात सुने। पाकिस्तान के अंदर उनको बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। जो उनके बयानात हैं, लगता ये है कि जिस तरह शायद अभी ना ही वर्जिन स्टॉक के अंदर कोई बातचीत हुई है, ना ही कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई एमओयू साइन हुआ है। लगता है तमाम का तमाम मामला खुला पड़ा है। ये हमारी मिस रीडिंग हो सकती है कि हम उसको इस तरह रीड कर रहे हैं, या उनके बयानात के अंदर वाकईतन ऐसे लग रहा था कि अमेरिका ने तो कोई कमिटमेंट की नहीं ईरान के साथ। आप आई थिंक सही तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, मेरे ख्याल से एमओयू तो है जनरली जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की और ईरान ने बात की है, मगर ये जो डिटेल्स है ना, ये बहुत ही वेग रहती है। और आई थिंक ये ऑन पर्पस किया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के लिए रहती है। बेसिकली ईरान एक चीज़ कहेगा, यूएस एक चीज़ कहेगा, और एक लगा एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि आप जो भी कहें एक साइड कहे, मगर जंग वापस शुरू नहीं है। मेरे ख्याल से जो वाशिंगटन में देखा जा रहा है, ये मार्को रूबियो का विजिट, ये एक वीकनेस का साइन है। क्योंकि अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रीजन में भेज रहे हैं, आप इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जो एलाइज हैं वो बहुत ही कंसर्न्ड है यूएस के कमिटमेंट है, यूएस की कैपेबिलिटी है प्रोटेक्ट करने की या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रिप इधर से वाशिंगटन से देखा जा रहा है एक्सपर्ट्स और सोर्सेज से, ये इतना ज़्यादा ईरान के बारे में नहीं शायद हो, जितना हो कि हम लोग यूएस की तरफ से बता सकें कि हम लोग फिर भी अच्छे एलाइज हैं। ज़रा एक आध सैम्पल के तौर पर हम नाजरीन को दिखाना चाहेंगे। 2-3 स्टेटमेंट्स हमने सेलेक्ट की हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इनकी टोन मुख्तलिफ है। मसलन जे डी वैंस की टोन से इनकी टोन कितनी मुख्तलिफ है। जो विटकॉफ ने या कुशनर ने बातचीत तो नहीं की, लेकिन जिस प्रोसेस में उन्होंने शिरकत की, इनकी टोन कितनी मुख्तलिफ है। जो एमओयू साइन हुआ, इनकी टोन कितनी मुख्तलिफ है उस जॉइंट स्टेटमेंट से, जिसके अंदर बाकायदा एक मेकनिज़म तय किया गया कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कहीं पर आपको कोई मखासमत नज़र आती है, कन्फ्यूजन नज़र आती है, उसको दूर कैसे करना है। और उसके बाद बहुत सारे विजिट्स भी हुए। अच्छा, सदर ये जानना चाहते हैं इदरीस या मार्को रूबियो ये कह रहा है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आपका जवाब लेने से पहले मैं रिमाइंडर के तौर पर व्यूअर को दिखाना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के निज़ाम के अंदर की तब्दीली के बारे में कितने मुस्बत हैं, और बता रहे हैं कि तब्दीली आ चुकी है। जो क़यादत है बिल्कुल नई क़यादत है। जी इदरीस, मार्को रूबियो कह रहे हैं कोई तब्दीली नहीं आई, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि निज़ाम तब्दील हो गया है। हाउ डू यू रीड दिस? आई थिंक ये जब सिचुएशन होती है ना, वाशिंगटन में काफ़ी दफ़ा होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक चीज़ बोलते हैं और उनके एडवाइजर्स कोई और चीज़ बोलते हैं। और जो मैंने ये सीखा है 10 साल जिससे मैं पेंटागन कवर कर रहा हूँ वाशिंगटन में, कि फैक्ट्स को देखें। और मेरे ख्याल से फैक्ट्स को अगर देखें तो तब्दीली नहीं आई है ना। अगर आप देखें लिटरली अगर बात हुए तो शायद खमीनी नहीं हो, मगर उनके बेटे हैं। मगर जो सोच है, जो एटीट्यूड है ईरान का, वो चेंज नहीं हुआ है। और तो मेरे ख्याल से मार्को रूबियो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मार्को रूबियो के बारे में ये भी बोल दें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बनने से पहले वो एक सेनेटर रह चुके हैं, और उनका फॉरेन रिलेशंस कमेटी में कई सालों के लिए एक बड़ा अहम रोल था। तो वो फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल से इस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बेहतर जानते हैं। तो जब ये बोल रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, फैक्चुअली बोल रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर कोई क्रिटिसाइज करे या कॉन्ट्रडिक्ट करे तो वो यूजुअली उनको निकाल देते हैं। मगर मार्को रूबियो की रिलेशनशिप ऐसी है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि वो फैक्ट्स को लेकर आ सकते हैं, पब्लिकली बोल सकते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ गुस्सा नहीं होते। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है उनका मार्को रूबियो के साथ। लेकिन जो जेडी वैंस हैं, उनके नायब सदर हैं, जो उनके कोर टीम को लेकर वर्जिन स्टॉक गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मीटिंग की। ईरान के वफद ने उनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई, वो एक पब्लिक डिप्लोमेसी का मामला है, लेकिन उनके साथ वो बैठे रहे। वो उसी रिजीम को रिप्रेजेंट करते हैं जिस रिजीम के बारे में मार्को रूबियो कहते हैं कि रेडिकल क्लरिक्स हैं। उस रिजीम के नुमाइंदगान के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने जो सैंक्शंस है उसके मामले को टेकअप किया, न्यूक्लियर मामले को टेकअप किया, आबना हुर्मुज़ के मामले को टेकअप किया, लेबनान के ऊपर एक अलहदा सेल बना दिया, एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी, और दुनिया भर के जो अहम ममालिक हैं उनकी तरफ से मुबारकबादें हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज़ के ये जो मार्को रूबियो का आफ्टर थॉट है इस तमाम प्रोसेस के बारे में, जो बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जा चुका है, वो क्या है? मेरे ख्याल से ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इतना फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरे ख्याल से जो मुझे इत्तला मिली है सोर्सेज से, कि उन्होंने कहा है कि देखें ईरान का हो गया है, अब जो एडवाइजर्स ने बोलना है बोल ले। मेरे ख्याल से ट्रंप के ख्याल से ये है कि ख़त्म हो गया मामला। तो उन्होंने कहा मार्को रूबियो आपने जो बोलना है बोल ले, जेडी वैंस आपने जो बोलना है बोल ले। उनको लगता है कि ये मामला आगे बढ़ चुका है, ईरान ने जंग शुरू नहीं करनी है। तो उन्होंने अपने एडवाइजर्स को, मेरे ख्याल से जो मेरे सोर्सेज ने बताया, ये क्या है कि आप जो बोलना है बोल लें। ये जो
मामला तय हो चुका है और मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप बोलेंगे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क। तो मेरे ख्याल से देखिए ईरान ऑब्वियसली, आपने बोला पाकिस्तान में बहुत क्लोजली इनकी स्टेटमेंट्स देखे जा रहे हैं, तो ईरान में मेरे ख्याल से और भी क्लोजली स्टेटमेंट देखे जा रहे हैं कि मार्को रूबियो जब ऐसी बात जी। करते हैं तो मेरे ख्याल से एक थ्रेट है ईरान के अंदर। क्या देखिए बोलें कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं उन पे कैसे हम लोग आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, बड़ा एक रिस्की स्ट्रैटेजी है मार्को रूबियो के तौर पे कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जब इतना क्लोज आ चुके हैं कि एमओयू तो साइन हो चुका है, मगर ये जो 60 डेज जो दे चुके हैं एक परमानेंट एग्रीमेंट के लिए, उसमें भी आई थिंक कोई अगर कोई इश्यूज नहीं आए तो बेहतर ही है। और मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ईरान के अंदर। जी, आपने दुरुस्त बात की। ईरान का कुछ रद्द-ए-अमल आया भी है। ना सिर्फ मार्को रूबियो को पीछे रखा गया इस तमाम अमल से, पीट हेग्सेट को भी इससे पीछे रखा गया। और जो ईरान के साथ मामलात हैं उनके आधे का ताल्लुक दिफाई है मामलात से है, आधे का ताल्लुक सफारती मामलात से है, खारजा अमूर के। और दोनों खारजा अमूर के और दिफा के जो लीड पर्सनस हैं उनको अलहदा करके नायब सदर को मौका दिया गया और साथ डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम भी मौजूद थी। अगर मैं क्विकली आपकी रिफ्लेक्शन लेना चाहूँ तो ये तो अंदर की लड़ाई लगती है। किसी ने कहा कि भाई मुझे आपने लेके नहीं गए, दूसरा बंदा जो है वो अगला रिपब्लिकन्स का कैंडिडेट बन सकता है, मैं भी, मेरा भी एम्बिशन है, तो मेरा कैरियर भी दाव पे लगा हुआ है, तो मैं देखता हूँ उसकी डील को मैं नीचा दिखाऊँ। इज़ दैट काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक डायनेमिक या नहीं? ये डोमेस्टिक डायनामिक ऐसा है कि लेकिन 2028 में प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए नहीं रन कर सकते। तो आप अब देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रगल रिपब्लिकन पार्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कौन उनको सक्सीड करेगा। हमें पब्लिकली पता है कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो दो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं। तो मेरे ख्याल से एक ये सिचुएशन आ रही है कि देखें डोमेस्टिकली प्रेसिडेंट ट्रंप की पावर बहुत है, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी में जो इश्यूज हैं उसमें देख रहे हैं हम लोग मार्को रूबियो और जेडी वैंस काफ़ी एक अहम किरदार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ये होप कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्प्रेस कर पाएं, कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एंडोर्समेंट ले सकें। और फिर आप बात करें पीट हेग्सेट की, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन हिस्टोरिकली तो उनका रोल काफ़ी होता इस जंग में, डिप्लोमेसी में, मगर मेरे ख्याल से उनका इतना फोकस इंटरनली पॉलिटिक्स में, पेंटागन में, कि उनसे कहा नहीं कि है। आप इसको देखें, हम लोग जंग को देखेंगे और हम लोग संभाल लेंगे। अजरी साहब का बहुत शुक्रिया। बैरूनी जंग है, मार्को रूबियो अंगूर खट्टे हैं या खसियानी बिल्ली की तरह थोड़ा सा खंबा नोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस तमाम प्रोसेस से वो मुकम्मल तौर पे अलहदा रहे हैं जिस प्रोसेस के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट को होना चाहिए था। और रिवायती तौर पर बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि स्टेट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव इतने अहम मामलात से ऐसे निकाल दिया गया हो जैसे मार्को रूबियो को निकाला गया। और अब वो दोबारा री एंट्री डाल रहे हैं, लेकिन तूफ़ान मचाने के मूड में भी हैं। हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अब हम बात करना चाहेंगे क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की डील के अंदर तमाम तर सिफारती कामयाबियों के बावजूद अपने इंटरेस्ट के हवाले से पराई शादी में दुल्हा दीवाना बना हुआ है, यानी हमारा इसके अंदर क्या फ़ायदा है? दुबई अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, सऊदी अरब अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, ईरान अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, अमेरिका अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, तुर्की अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। और ये बहस पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है और होनी चाहिए कि हमारा इसके अंदर क्या फ़ायदा है। जिससे मुराद ये नहीं है कि जो हमने किया है उसकी अहमियत नहीं है, उसकी अपनी जगह पर मौजूद है। क्या वाक़तन बहरहाल हमारे फ़वाइद के अंदर से कोई ऐसे फ़वाइद निकलेंगे जो अभी तक नहीं निकल पाए? अगर जो पोटेंशियल मौजूद है ईरान के हवाले से, तो क्या तिजारत हमारी बढ़ेगी, हमारी गैस की प्राइसेस में कमी आएगी, हमारा इतना लंबा जो बॉर्डर है वहाँ से आवत जावत होगी ईरान के साथ, हम क्या ऐसा कर पाएंगे कि लोगों को जस्टिफाई कर पाएँ कि जी ये फ़वाइद थे, हासिल नहीं हो सके, अब इनमें से ये हमने फ़वाइद निकाले हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर फ़रक सलीम, माहिर है मुआशी अमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमने आपका एक व्लॉग सोशल मीडिया पोस्ट देखा जिसके अंदर आप बता रहे हैं फुल रेंज ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पहले ज़रा गैस पाइपलाइन के ऊपर हम बात कर लें। गैस पाइपलाइन बड़े एक अच्छे अंदाज से, जज्बे के साथ, उम्मीदों के साथ शुरू की गई थी और फिर वो ईरान अमेरिका की लड़ाई के अंदर धंस के रह गई। आपको लगता है कि ये जो सैंक्शंस की लिफ्टिंग है, इसका जो माहौल बना हुआ है, इससे वो प्रोजेक्ट दोबारा रिवाइव होगा? देखिए तो साहब, पहली बात तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 900 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान का, और उस बॉर्डर के उस पार
कोई लगभग 208 बिलियन बैरल तेल के पड़े हैं और 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी। तो अब ये वसाइल हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार, वसाइल ईरान के पास हैं, और जो जोग्राफिया है वो पाकिस्तान के पास है। हमारे एक साइड पे भारत है, साथ चीन है, अरेबियन सी की डायरेक्ट एक्सेस है, फिर वस्ती एशिया है। अब आप सोचिए कि इस खित्ते के अंदर जो तरसे हुए हैं तेल के और गैस के बड़े कंज्यूमर जो हैं वो चीन और भारत, और बीच में खुदा ने पाकिस्तान को बनाया है। अब 900 किलोमीटर का बॉर्डर, करंटली 2 या 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा की तिजारत नहीं होती। ये कहाँ तक जानी ठीक। चाहिए, मुमकिनात क्या हैं, पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख देता हूँ। ये होगा या नहीं होगा, दैट ओनली टाइम विल टेल। आपने गैस पाइपलाइन से शुरू किया, गैस पाइपलाइन से शुरू कर लेते हैं। देखिए, गैस पाइपलाइन मैं समझता हूँ कि जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसको टाइम लगेगा, और उस टाइम के दौरान इतनी सारी और मुमकिन पॉसिबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है। देखिए, पाइपलाइन ओरिजिनली अगर आप याद करें तो वो आईपीआई पाइपलाइन कहलाती थी, जिसमें ईरान, जी। पाकिस्तान और, अब अगर 1 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की आनी है तो बड़े कंज्यूमर जो हैं इस इलाके में, मैं सिर्फ तिजारत की नहीं सोच रहा हूँ पाकिस्तान और ईरान के हवाले, मैं ट्रांजिट का एक बहुत बड़ा रोल सोच रहा हूँ। यानी कि जो जाल बिछना चाहिए, न सिर्फ गैस की पाइपलाइन का बल्कि तेल की पाइपलाइंस का, और वो सारा जाल जो है वो पाकिस्तान से गुजरता हुआ भारत और चीन जाए, और फिर वो जो ट्रांजिट फीस उसके दौरान बनेगी, वो आप सोचिए कि $1 अरब की सिर्फ ट्रांजिट फीस बन सकती हैं। तो ये तो गैस पाइपलाइन से बहुत आगे का मामला है। अब आप सोचिए कि अगर हम एक पाक ईरान पावर ग्रिड बनाते हैं, हम ऑलरेडी कोई 204 मेगावाट बिजली जो है वो ईरान से खरीद रहे हैं। जो मकरान कोस्ट है, जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक मुआहदा ईरान के साथ हुआ है जो 204 मेगावाट बिजली ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, 500 मेगावाट पे ले जा सकते हैं, 1000 मेगावाट पे जा सकता है, 3000 मेगावाट पे जा सकता है। और वो जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल करना है सनती ऑपरेशन के ऊपर, घरों की बात नहीं हो। मेरे जहन में डॉक्टर साहब कथा कलामी होती है, आप ही की बात में इजाफा करते हुए कथा कलामी होती है। ये जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, पाकिस्तान में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, अभी मैं एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स देख रहा था उसके अंदर, और गुरबत के फिगर भी देख रहा था, आपने भी उनका तज्जिया किया। बलूचिस्तान उसमें सर फहरिस्त आपको नज़र आता है, और कहा जाता है कि बहुत सारा फसाद जो है वो फसादी इस वजह से फैला पाते हैं कि वहाँ पर एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है। तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो मुमकिन तौर पर तो वो इलाके होंगे पहले जहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और वहाँ का यूथ होगा और वहाँ के लोग होंगे। देखिए, दहशत गर्दी के जो वाकयात सामने आते हैं, जब वहाँ पे नौकरियां निकलना शुरू हो जाएंगी, जब लोग माल बनाने में निकल जाएंगे, तो फिर वो सब मामला भूल जाएंगे। तो यहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और वो मईशत का पहिया चलने लगे। अब आप सोचिए, ये पाक ईरान पावर ग्रिड सिर्फ एक मामला है, इसके साथ एक पाक ईरान एनर्जी बेल्ट बनाई जा सकती है। मकरान से शुरू करें, ग्वादर आ जाएं, पसनी आ जाएं और मारा आ जाएं, नीचे कराची तक पहुंच जाएं। ईरानी गैस, कोल्ड स्टोरेज, ईरानी गैस आप फर्टिलाइजर बनाएं, उसको एक्सपोर्ट करें, मुल्क के अंदर इस्तेमाल करें। पाक ईरान पेट्रोकेमिकल्स बन सकते हैं वहाँ पे। पाक ईरान बॉर्डर के इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा सकते हैं। जो पाइपलाइन का आप जिक्र करते हैं, वो अभी करंट तक क्यूबिक फुट जो है वो गैस वहाँ से गुजरनी है, तो वो 4 से 5 अरब डॉलर का सालाना मामला बनता है। अगर हम इसमें पाक ईरान पावर ग्रिड डाल दें, इसमें पाक ईरान एनर्जी बिल्ट डाल दें, इसमें हम पाक ईरान पेट्रोकेमिकल्स डाल दें, इसमें हम पाक ईरान बॉर्डर पार्क्स डाल दें, तो जो मैंने तखमीना लगाया है इंडिविजुअली, ये तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर का बन जाता है सालाना की बुनियाद पर। टाइम फ्रेम है, फेज 1 जो है वो आप आसानी से 2 से 4 साल के अंदर मुकम्मल हो सकता है। फेज 2 आप समझिए कि फिर वो 4 से 6 साल के अंदर। तो ये शुरुआत आप कर सकते हैं 5, 7, 8 बिलियन डॉलर से, और ये लेकिन कमरे के अंदर जो हाथी है, जरा हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। हाथी जो है वो सैंक्शंस का है,
और जो पहले इनका कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट एक्शन प्लान बना था उसके अंदर तो जो सैंक्शंस को लिफ्ट करने का हतमी तौर पर जो रेंज है कैलेंडर की वो 8 साल तक की है, यकदम नहीं उठाई जानी, 8 साल तक की है। और अभी भी हमने देखा मार्को रूबियो ने इसके ऊपर क्या बातें की, उनके अंदर की एक लड़ाई अलहदा चल रही है। ये सब पोटेंशियल जो है, क्या इनका ताल्लुक ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं उनके लिफ्ट होने से नहीं है? देखिए, जिस जखीरे की हम बात कर रहे हैं वो 208 बिलियन बैरल तेल है, 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की है। आप सोचिए कि तकरीबन 20-25 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं। और आप यकीन जानिए, जितनी भी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, उसमें एक्सन मोबिल हो, उसमें कॉनोको फिलिप्स हो, उसमें श्लम्बरजे हो, उसमें हेलिबर्टन हो, इन सब की नज़र उस पर लगी हुई है। इन सब ने वहाँ से माल बनाना है। देखिए, अगर आपने 20-25 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन पड़े हैं, उसको निकालने हैं। यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी चाहिए जो अमेरिकन कंपनीज के पास एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर 300 से 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उसमें से मुनाफे निकलेंगे। तो ये सारी बड़ी जो तेल की कंपनीज हैं, चाहे वो तेल की कंपनीज हों, चाहे वो ऑयल सर्विसिंग कंपनीज हों, यकीन जानिए इनकी तो अमेरिकी बिजनेस के लिए बहुत बड़े इंसेंटिव्स हैं। इफ देयर इज वन कंट्री जो आपके ख्याल में चाहेगी कि ये ना हो, वो कौन सी होगी? देखिए, इस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के उस पार जो ममालिक हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इराक, इसमें सऊदी अरेबिया, जिसमें यूएई, जिसमें कतर, ईरान इटसेल्फ, इन सब के मुफाद में है कि यहाँ पे मईशत का पहिया और तेज़ी से चले और जो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं वो निकाले जाएं। जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के दूसरी तरफ ममालिक हैं, वो सारे के सारे इन्हिसार कर रहे हैं इन्हीं वसाइल के ऊपर। उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन बड़ा मुल्क है, उसमें वियतनाम है, उसमें साउथ कोरिया है, उसमें पाकिस्तान भी आप शामिल कर दें, छोटे ममालिक में से श्रीलंका शामिल कर लें। इन सब के मुफाद में है कि ये वाला काम चले। और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपका इशारा भारत की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे जो तरीका कार हैं। मैं इसराइल सोच रहा था, मैं इसराइल सोच रहा था कि वो क्यों चाहेगा कि ये सब कुछ हो। भारत का आपने दुरुस्त कहा कि भारत तो बेनिफिशरी है इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई वाज थिंकिंग मोर लाइक इसराइल भी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने पोटेंशियल का जिक्र किया, ये बड़ी बात है कि हमने एक प्रोफाइल नाजरीन को दिया, बताया कि इम्कानात क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सारा काम अल्लाह वास्ते या दुनिया के अमन के लिए कर रहे हैं, इसके साथ बराह रास्त हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। और देखा जो हमेशा से मौजूद थे वाक़तन हकीकी फ़वाइद में तब्दील होते हैं नहीं होते। यहाँ पर आने वाले दिन हमारी सफारतकारी का भी इम्तिहान लेंगे और इस तमाम खित्ते की किस्मत का भी।